लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 9वें भाग के 5वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मायारानी के सिपाही जो नकाबपोशों को गिरफ्तार करने आए थे, धनपत को लिए हुए बाग के पहले दर्जे की तरफ रवाना हुए, जहां वे रहा करते थे। मगर वे इच्छानुसार अपने ठिकाने न पहुंच सके, क्योंकि बाग के दूसरे दर्जे के बाहर निकलने का रास्ता मायारानी की कारीगरी से बंद हो गया था। ये दरवाजे तिलिस्मी और बहुत ही मजबूत थे, और इनका खोलना या तोड़ना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव था। पाठकों को याद होगा कि बाग के दूसरे दर्जे और पहले दर्जे के बीच में एक बहुत लंबी चौड़ी दीवार थी, जिस पर कमंद लगाकर चढ़ना भी असंभव था, और सीढ़ियों के जरिए उस दीवार पर चढ़ और उसे लांघ कर ही एक दर्जे से दूसरे दर्जे में जाना होता था। इस समय जो दरवाज़ा मायारानी ने तिलिस्मी रीत से बंद किया है, इसी के बाद वो दीवार पड़ती थी, जिसे लांघ कर सिपाही लोग पहले दर्जे में जाते थे। उस दीवार पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां थीं, वे लोहे की थीं, और इस समय दोनों तरफ की सीढ़ियां दीवार के अंदर घुस गई थीं, इसलिए दीवार पर चढ़ना एकदम असंभव हो गया था। दरवाजे को तिलिस्मी रीत से बंद देखकर सिपाही लोग समझ गए कि ये मायारानी की कार्रवाई है। इसलिए उन लोगों के दिल में डर पैदा हुआ, और वे सोचने लगे कि कहीं ऐसा न हो कि मायारानी हम लोगों को इसी बाग में फंसा कर मार डाले, क्योंकि आखिर वो तिलिस्म की रानी है। मगर ये विचार उन लोगों के दिल में ज्यादा देर तक न रहा, क्योंकि राजा गोपाल सिंह के साथ दगा किए जाने का जो हाल नकाबपोशों की जुबानी सुना था, उस पर उन लोगों को पूरा पूरा विश्वास हो गया था, और इसी सबब से गुस्से के मारे उन सब की अवस्था ही बदली हुई थी। आखिर धनपत को साथ लिए हुए वे सिपाही ये सोचकर पीछे की तरफ लौटे कि उस चोर दरवाजे की राह से बाहर निकल जाएंगे, जिस राह से दोनों नकाबपोश बाग के अंदर घुसे थे। मगर उस ठिकाने पर पहुंचकर भी वे लोग बहुत ही घबराए और ताज्जुब करने लगे, क्योंकि उन्हें वो खिड़की कहीं नजर न आई। हाँ, एक निशान दीवार में जरूर पाया जाता था, जिससे ये कहा जा सकता था कि शायद इसी जगह वो खिड़की रही होगी। ये निशान भी मामूली न था, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि दीवार वाले चोर दरवाजे पर फौलादी चादर जड़ दी गई है। अब उन सिपाहियों को पहले से भी ज्यादा तरद्दुद हुआ, क्योंकि सिवाय उन दोनों रास्तों के बाहर निकलने का कोई और जरिया न था। एक बार उन सिपाहियों के दिल में ये भी आया कि मायारानी की तरफ चलना चाहिए, मगर खौफ से ऐसा करने की हिम्मत न पड़ी। उस समय दिन घंटे भर से कुछ ज्यादा चढ़ चुका था। सिपाही लोग क्रोध की अवस्था में भी तरद्दुद और घबराहट से खाली न थे, और खड़े खड़े सोच ही रहे थे कि किधर जाना और क्या करना चाहिए कि इतने ही में सामने से लीला आती हुई दिखाई पड़ी। जब वो पास पहुंची तो सिपाहियों की तरफ देखकर ऊंची आवाज में बोली, तुम लोग अपनी जान के दुश्मन क्यों हो रहे हो? क्या तुम जमान या राज्य के नौकर होकर भी इस बात को भूल गए कि मायारानी एक भारी तिलिस्म की रानी है और जो चाहे कर सकती है? 200-400 आदमियों को बर्बाद कर डालना उसके लिए एक अदना काम है। अफसोस, ऐसे मालिक के खिलाफ होकर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो? याद रखो कि इस बाग में भूखे प्यासे मर जाओगे, तुम्हारे किए कुछ भी ना होगा। मैं तुम लोगों को समझाती हूं और कहती हूं कि अपने मालिक के पास चलो और उससे माफी मांगकर अपनी जान बचाओ। इसी तरह की ऊंच नीच की बहुत सी बातें लीला उन सिपाहियों से देर तक कहती रही, और सिपाही लोग भी लीला की बात पर गौर कर ही रहे थे कि एकाएक बाईं तरफ से एक शंख के बजने की आवाज आई। घूमकर देखा तो वे ही दोनों नकाबपोश दिखाई पड़े, जो हाथ के इशारे से उन सिपाहियों को अपनी तरफ बुला रहे थे। उन्हें देखते ही सिपाहियों की अवस्था बदल गई, और उनके दिल के अंदर उम्मीद, रंज, डर और तरद्दुद का चरखा तेजी के साथ घूमने लगा। लीला की बातों पर जो कुछ सोच कर रहे थे उसे छोड़ दिया, और धनपत को साथ लिए हुए इस तरह दोनों नकाबपोशों की तरफ बढ़े जैसे प्यासे पंसाले की तरफ लपकते हैं। जब उन दोनों नकाबपोशों के पास पहुंचे तो एक नकाबपोश ने पुकार कर कहा, इस बात से मत घबराओ कि मायारानी ने तुम लोगों को मजबूर कर दिया और इस बाग से बाहर जाने लायक नहीं रखा। आओ, हम तुम सभी को इस बाग से बाहर कर देते हैं। मगर इसके पहले तुम्हें एक ऐसा तमाशा दिखाना चाहते हैं जिसे देखकर तुम बहुत ही खुश हो जाओगे, और हद से ज्यादा बेफिक्री तुम लोगों के भाग में पड़ेगी। मगर वो तमाशा हम एकदम से सभी को नहीं दिखाना चाहते।
मैं एक कोठरी में, हाथ का इशारा करके, जाता हूं। तुम लोग बारी बारी से 5-5 आदमी आओ और अद्भुत, अद्वितीय, अनूठा तथा आश्चर्यजनक तमाशा देखो। इस समय दोनों नकाबपोश जिस जगह खड़े थे उसके पीछे की तरफ एक दीवार थी जो बाग के दूसरे और तीसरे दर्जे की हद को अलग कर रही थी, और उसी जगह पर एक मामूली कोठरी भी थी। बात पूरी होते ही दोनों नकाबपोश 5 सिपाहियों को अपने साथ आने के लिए कहकर उस कोठरी के अंदर घुस गए। इस समय इन सिपाहियों की अवस्था कैसी थी इसे दिखाना जरा कठिन है। ना तो इन लोगों का दिल उन दोनों नकाबपोशों के साथ दुश्मनी करने की आज्ञा देता था, और न यही कहता था कि उन दोनों को छोड़ दो और जिधर जाएं जाने दो। जब दोनों नकाबपोश कोठरी के अंदर घुस गए तो उसके बाद 5 सिपाही जो दिलावर और ताकतवर थे कोठरी के अंदर घुसे और चौथाई घड़ी तक उसके अंदर रहे। इसके बाद जब वे उस कोठरी के बाहर निकले तो उनके साथियों ने देखा कि उन 5 के चेहरे से उदासी झलक रही है, आंखों से आंसू की बूंदें टपक रही है, और वे सिर झुकाए अपने साथियों की तरफ आ रहे हैं। जब पास आए तो उन 5 की अवस्था एकदम बदल जाने का सबब सिपाहियों ने पूछा, जिसके जवाब में उन 5 ने कहा, पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम लोग 5-5 आदमी बारी बारी से जाओ और जो कुछ है अपनी आंखों से देख लो। हम लोगों से पूछोगे तो कुछ भी न बताएंगे। हाँ, इतना अवश्य कहेंगे कि वहां जाने में किसी तरह का हर्ज नहीं है। आपस में ताज्जुब से भरी बातें करने के बाद और 5 सिपाही उस कोठरी के अंदर घुसे जिसमें दोनों नकाबपोश थे, और पहले 5 की तरह ये 5 भी चौथाई घड़ी तक उस कोठरी के अंदर रहे। इसके बाद जब बाहर निकले तो इन 5 की भी वही अवस्था थी जैसी उन 5 की जो इनके पहले कोठरी के अंदर से होकर आए थे। इसके बाद फिर 5 सिपाही कोठरी के अंदर घुसे और इनकी भी वही अवस्था हुई। यहां तक कि जितने सिपाही वहां मौजूद थे 5-5 करके सभी कोठरी के अंदर से हो आए, और सभी की वही अवस्था हुई जैसी पहले गए हुए 5 सिपाहियों की हुई थी। धनपत ताज्जुब भरी निगाहों से ये तमाशा देख और असल भेद जानने के लिए बेचैन हो रहा था, मगर इतनी हिम्मत न पड़ती थी कि किसी से कुछ पूछता, क्योंकि नकाबपोशों के आज्ञानुसार सिपाहियों की तरह वो उस कोठरी के अंदर जाने नहीं पाया था जिसमें दोनों नकाबपोश थे। अंत में सब सिपाहियों ने आपस में बातें करके इशारे में इस बात का निश्चय कर लिया कि कोठरी के अंदर उन सभी ने एक ही रंग ढंग का तमाशा देखा था। थोड़ी देर बाद दोनों नकाबपोश उस कोठरी के बाहर निकल आए, और उनमें से नाटे नकाबपोश ने सिपाहियों की तरफ देखकर कहा, धनपत को मेरे हवाले करो। सिपाहियों ने कुछ भी उज्र न किया, बल्कि बहुत अदब के साथ आगे बढ़कर धनपत को नकाबपोश के हवाले कर दिया। दोनों नकाबपोश उसे साथ लिए हुए फिर उस कोठरी के अंदर घुस गए और आधे घंटे तक वहां रहे। इसके बाद जब कोठरी के बाहर निकले तो नाटे नकाबपोश ने सिपाहियों से कहा, धनपत को हमने ठिकाने पहुंचा दिया है, अब आओ तुम लोगों को भी इस बाग के बाहर कर दें। सिपाहियों ने कुछ भी उज्र न किया और 2-3 झुंडों में होकर नकाबपोश के साथ साथ उस कोठरी के अंदर गए और गायब हो गए। दोनों नकाबपोश भी उसी कोठरी के अंदर जाकर गायब हो गए और उस कोठरी का दरवाजा भीतर से बंद हो गया। इस पचड़े में दोपहर दिन चढ़ाया। लीला दूर से खड़ी ये तमाशा देख रही थी। जब सन्नाटा हो गया तो वो भी लौटी और उसने इन बातों की खबर मायारानी तक पहुंचाई। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 9वें भाग के 5वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।